नमस्कार दोस्तों। सीएचएसएल की परीक्षा में जो जीके का 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम लोग उस सीरीज 2 में 25 क्वेश्चन की पूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो ढीमसा किस राज्य की आधिकारिक लोक नृत्य है। देखिए, जो ढीमसा है वह उड़ीसा में आदिवासी समूहों के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी जो है वह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के सबसे प्रमुख रूप से लोक नृत्य बन गई है। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ये पोरजा, आंध्र प्रदेश में एक पोरजा जनजाति होती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, लेकिन मूल रूप से अभी क्या है, वह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बन गया है। अब बातें आंध्र प्रदेश की है तो ये भी जान लें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है, और वहाँ के जो राज्यपाल है वह विश्वभूषण हरिचंदन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का उदाहरण है। देखिए, समस्थानिक और संभारिक में बार बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। बस हम लोग एक लाइन में समझें कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे समस्थानिक को हम लोग क्या, समस्थानिक यानी प्रोटॉनों की संख्या हम लोग इसे जेड से निरूपित करते हैं। और जो संभारिक होते हैं उनमें भार, बस आप ये याद रखें कि भार क्या है, द्रव्यमान है, यानी कि जिसका द्रव्यमान समान हो वो क्या हो जाएगा, संभारिक हो जाएगा। और इसमें परमाणु संख्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसे हम लोग ए से निरूपित करते हैं, यानी। और आप ये भी जान लें कि जो जो संभारिक होते हैं उसे हम प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा संभारिक निकल जाता है। इसमें आप देखें तो कैल्शियम और आर्गन क्या हो जाएगा, संभारिक हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम में जो परमाणु संख्या होता है वह 20 होता है और आर्गन में परमाणु संख्या 18 होता है, लेकिन दोनों का जो भार होता है वो क्या होता है, 40 होता है। तो बस आप ये याद रखेंगे, समस्थानिक क्या है, समस्थानिक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो उसे हम समस्थानिक कहेंगे। और संभारिक यानी कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन भार यानी कि संभारिक में क्या है, भार द्रव्यमान समान हो। और द्रव्यमान किसे निकालते हैं, पी प्लस यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम निकाल देंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा संभारिक यानी कि द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक कौन है, तो पोलोनियम। आप ये याद रखेंगे कि जो पोलोनियम होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक समस्थानिक होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो निजाम सागर बांध है वह तेलंगाना में स्थित बांध है। और जो ये गोदावरी नदी क्या है, गोदावरी नदी के सहायक एक मजीरा नदी है, उसी पे स्थित है। ये तत्कालीन हैदराबाद के जो 7वें निजाम थे, इनके द्वारा ये 1923 में निजाम सागर बांध बनाया गया था। बात तेलंगाना की हो रही है तो हम लोग ये भी समझ लें कि तेलंगाना के अभी जो मुख्यमंत्री है वह के चंद्रशेखर राव है, और तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन है। हम लोग ऊपर देखे थे कि जगन मोहन रेड्डी क्या थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और विश्वभूषण हरिचंदन क्या थे, वहाँ के राज्यपाल थे। हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाइथन एक देखिए, जो पाइथन है एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक सीएचएसएल की परीक्षा में लगभग 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। तो आपसे ये भी बता दें कि सी प्लस प्लस और जावा, ये भी क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा ही है, और आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था। देखिए, जो 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वह ऑस्ट्रिया के पीटर हैंडके को प्राप्त हुआ था। कब का, 2019 का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 को किसको प्राप्त हुआ था। तो देखिए, 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वह लुइस ग्लुक, जो एक अमेरिकी कवयित्री है, उनको दिया गया था। और जो अब सबसे लेटेस्ट है यानी कि 2021 का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ये तंजानिया के अब्दुल गुरनाह, आप ये याद रखेंगे कि तंजानिया के अब्दुल गुरनाह गुरनाह को दिया गया था। जो 2020 का नोबेल पुरस्कार था वो एक अमेरिकी कवयित्री, और 2021 का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के अब्दुल गुरनाह को दिया गया था। ये क्यों दिया गया था, तो ये उपनिवेशवाद पे बहुत ही अच्छा लिखे थे, जिस कारण 2021 का ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि। और ये भी याद रखेंगे कि अब्दुल रजा गुरनाह कहाँ के हैं, तो तंजानिया के हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए, जो श्वेत क्रांति शब्द है वह हमारे दूध से संबंधित है। आपसे एक और बातें दूध की हो रही है, तो आपसे भी बता दें कि श्वेत क्रांति के कारण ही 1998 से लेकर के अभी तक भारत क्या है, भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, और उसके बाद अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और ब्राज़ील का नंबर आता है। यानी कि आप याद रखेंगे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए, जो पहला राष्ट्रमंडल खेल था वह 1930 में कनाडा के हैमिल्टन से शुरू किया गया था। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ शुरू किया गया था, तो कनाडा के हैमिल्टन में शुरू किया गया था।
अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल वही होता है कि जो इंग्लैंड के कभी ना कभी जो उपनिवेश देश रहा है, वहीं लोग इस राष्ट्रमंडल खेलों में खेलते हैं। और तब से ये 1930 से लेकर के अब तक 4 सालों पे आयोजन किया जाता है। और जो अगला 2020 का होने वाला है, वो बर्मिंघम, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 का जो होने वाला है, वह इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। आप इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होने हैं, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? भाई ये नाम से ही संबंधित है, इसमें तो ये गलती कोई करने का सवाल ही नहीं है। अटल भूजल योजना किससे संबंधित होगा? भूजल से संबंधित होगा। अब ये शुरू कब की गई थी? तो 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी के 95वें जयंती पे 2019 में शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के 7 राज्यों में भूजल में सुधार करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पे कितनी खिड़कियां हैं? अब आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि भाई ये कोई ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ, ये खिड़कियां, अब कोई जाता है कहीं घूमने के लिए तो क्या खिड़कियां गिनते रहेगा? जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, हवा महल जो है वो अपनी खिड़कियों के लिए ही क्या है, प्रसिद्ध है। सुंदर नकाशीदार खिड़कियों के द्वारा क्या होता है, उसमें हवा आती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा, इस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 953। देखिए, जो हवा महल है वो अपने क्या है, नकाशीदार खिड़की और इस सब के लिए जाना जाता है। ये एक 5 मंजिला इमारत है। अभी भी याद रखेंगे कि ये कितनी, तो 5 मंजिली इमारत है। और ये 1799 में जो महाराजा सवाई जयसिंह थे, उनके पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जो जयपुर के संस्थापक भी माने जाते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे कि हवा महल में क्या है, तो 5 मंजिली इमारत है और इसमें 953 खिड़कियां हैं। और इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि खासाबा दादा साहेब यादव किस खेल से संबंधित थे? देखिए, जो दादा साहब यादव जो थे, वह कुश्ती से संबंधित थे। और आप ये भी जान जाए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे एथलीट थे जो कि ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए थे, मेडल जीते थे। आप ये बहुत मतलब बड़ा हो जाता है कि ये स्वतंत्र भारत के क्या थे, खसाबा दादा साहब यादव पहले ऐसे एथलीट थे जो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पहला पदक जीते थे, जिस कारण इन्हें 2001 में जो इनकी मृत्यु हो गई, तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो बार बार आपसे पूछा जाता है कि 1906 में आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और भी बहुत सारे लोग थे, जिनके द्वारा ढाका में, बांग्लादेश की जो अभी राजधानी है उसमें क्या, तो अपना भारत ही था। तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नौगम में अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो देखिए, जो अनुमानित लंबाई अंतर्देशीय नौमार्ग जलमार्ग क्या होता है, तो जो भारत में जितनी भी नदियां हैं, जहाँ पे लगभग मतलब नावें ये सब चल सकती हैं, जहाँ पे जल के अंदर हम लोग सुगमता पूर्वक आवाजाही कर सकते हैं, तो उसकी लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। इसमें नदी, नहर, जो जहाँ पे भी नावें अच्छी से चल जाए उसमें सब आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से उत्तक की भित्ति काफ़ी मोटी होती है और उस पर लिग्निन का जमा होता है? तो देखिए, जो स्क्लेरेंकाइमा होता है, ये क्या होता है, ये पेड़ पौधों की बाहरी दीवारों पे पाया जाता है और ये काफ़ी कठोर होती है। और आपसे भी जानना होगा कि जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इसमें क्या, ये भी मिलता है, कोशिका भित्ति और सेल्यूलोज क्या होगा, स्क्लेरेंकाइमा में इंक्लूड होगा, जिस कारण उनकी जो हमारे पेड़ पौधों की बाहरी दीवारें होती है मोटी और सख्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान रुझान पहल WBTI द्वारा किए गए एक नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान की दर में 97 देशों में से पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो देखिए, जो 2019 का था उसमें, ये 2019 का पूछ रहा है कि 97 देशों में से, तो जो 2019 का था उसमें श्रीलंका था। और उसमें भारत का जो रैंक था वो 78वां रैंक था। अभी आप लोग 2021 का अगर देखें तो सबसे पहले स्थान पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बांग्लादेश है, दूसरे पे श्रीलंका है और भारत का जो स्थान है वह 1 अंक सुधार के साथ 79वें स्थान पे आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिसंबर 2019 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग जो है वह अभी जो इसका आंसर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन फिर क्या किया गया वहाँ 2020 में, बहुत ही ज़्यादा, ये 2019 में किया गया था लेकिन 2020 में विरोध के कारण फिर से रोहतांग सुरंग कर दिया गया है। अच्छा, रोहतांग सुरंग के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो जो रोहतांग सुरंग है वह 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी, लगभग इसकी जो लंबाई है वह 9.02 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग है।
और 10,000 फीट की ऊंचाई पर क्या करता है, तो मनाली को ये लेह से जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2019 सौंदर्य प्रतियोगिता जो हुई थी उसकी विजेता कौन है। तो देखिए टोनी एनसिंग जमैका के जो किया है, जमैका के टोनी एनसिंग जमैका की है, इनके द्वारा मिस वर्ल्ड 2019 का पुरस्कार जीता गया था। अच्छा एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, जो भारत की हरनाज संधू हैं, भारत की हरनाज संधू, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की हरनाज संधू क्या बनी है, तो ये 2021 का जो 17वां संस्करण हुआ था मिस यूनिवर्स का, वो हरनाज संधू है, वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो इसलिए आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स कौन है, तो भारत की हरनाज संधू है। अच्छा 2021 का अभी कौन है मिस वर्ल्ड, तो अभी ये नहीं हुआ है क्योंकि ये 16 दिसंबर 2021 को होने वाला था, लेकिन इसको आगे बढ़ा करके 16 मार्च 2022 कर दिया गया है। तो इसलिए अभी क्या है, ये टोनी एनसिंग जो जमैका की है वहीं बनी हुई है मिस वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है कि लिनक्स है, देखिए लिनक्स जो है वह कंप्यूटर की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लिनक्स क्या है, कंप्यूटर, आपसे हम बार बार बोल रहे हैं कि कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसके लिए भी टेंशन ना लीजिए। कंप्यूटर के बस 1 से 2 वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पूरी कंप्यूटर की जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो ला करके रख दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बंकापुर मयूर अभयारण्य स्थित है। तो देखिए जो बंकापुर मयूर अभयारण्य है वह कर्नाटक में है। कर्नाटक में बंकापुर अभयारण्य है। और ये आपसे ये भी बता दें कि जो देश का क्या है एकमात्र दूसरा अभयारण्य है कि जो मोर के मयूर मतलब मोर होते हैं, मोर के संरक्षण और प्रजनन के लिए है। यह अभयारण्य वन्य वार्ड्स और पक्षी विज्ञानियों के लिए क्या है, जो बंकापुर अभयारण्य है, यह प्रसिद्ध है। अच्छा बात कर्नाटक की हो रही है तो इसका हम लोग एक चीज़ जान लें कि कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज हैं और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहला जो कोरोना वायरस था उसमें सबसे पहले मृत्यु जो हुई थी वह कहाँ हुई थी, तो वह कर्नाटक में हुई थी। अच्छा अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में मृत्यु हुई थी तो क्या पहला मरीज कोरोना वायरस का इंडिया में क्या कर्नाटक में मिला था, तो इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये आंसर होगा केरल। जो भारत का पहला कोरोना वायरस का मरीज मिला था वो मिला था केरल में, और जो पहली मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कर्नाटक में। हम लोग क्वेश्चन क्या जाने हैं कि बंकापुर मयूर अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अभी कौन है, तो बसवराज। और वहाँ के राज्यपाल तो थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो आप लोग जानते हैं कि इब्राहिम लोदी जो थे वह 1517 में इनकी जो पिताजी थे सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बने थे। अच्छा सिकंदर लोदी से क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने ही किया था आगरा शहर की स्थापना। और आगरा को क्या बनाया था, अपना दिल्ली हटा करके आगरा को ही राजधानी भी बनाया था। अच्छा 1500 जो इब्राहिम लोदी हैं ये अपना इनका राज्य कब तक रहा, तो ये देखिए इनका जो राज्य था वो 1526 तक रहा। फाइनली 1526 में क्या हुई, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई और बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है और फिर दिल्ली पे क्या हो जाता है, तो मुगल शासन की स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल इन 4 सार्क देशों के उप समूहन के बीच यात्री कार्मिक और कार्गो वाहन यातायात विनियमन के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर समझौते का पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा 2015 में क्या किया गया था, इन चारों देश के बीच थोड़ा सा यातायात क्या हो जाए, सुगम हो जाए, इसके लिए एक अधिनियम बना करके मतलब एक समझौता किया गया था 2015 में। अच्छा अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें, तो सार्क क्या है। सार्क जो है, सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप लोग इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखिए कि भारत के जितने भी स्थलीय और समुद्री पड़ोसी देश हैं, आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसमें अगर नहीं जानते हो तो ये जान लीजिए 9 देश ऐसे आते हैं कि जो भारत के स्थलीय और समुद्री से जुड़े हुए हैं। अच्छा इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन कौन से देश हैं, तो देखिए इसमें आप चीन को हटा दीजिए यानी चाइना को हटा दीजिए, तो जितने भी 9 देशों में से भारत के जो समुद्री और स्थलीय पड़ोसी देश हैं उसमें आप चाइना को बाहर निकाल दीजिए, तो सभी सार्क के क्या हो जाएंगे, समूह देश हो जाएंगे, जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव एवं अफगानिस्तान। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन इसमें आ जाता है सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गलत हो रहा है कि देखिए जो म्यांमार है वो भी क्या है, हमारा पड़ोसी देश ही है, लेकिन यहाँ पे भारत शामिल हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चाइना और म्यांमार ये दोनों देश क्या है, सार्क के समूह देश नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि किस देश के द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अलमाक नामक पुस्तक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए जो यूनाइटेड किंगडम है, इनके एक जो जॉन विजडन क्या थे, बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, जिनके द्वारा 1864 से ही ये जो पुस्तक है, आपसे बार बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि क्रिकेट के अलमाक नामक जो पुस्तक है, इनके द्वारा 1864 से ही जॉन जॉन विजडन थे, उनके उनके द्वारा ही ये शुरू किया जाता है 1864 से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए जो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये 1975 में नरसिम्हन समिति, आप ये भी याद रखेंगे कौन समिति, तो नरसिम्हन समिति के सिफारिशों पे की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। अगर आपसे ये डेट भी पूछ ले तो याद रखेंगे कि डेट जो था इसका 26 सितंबर 1975 के बिल पारित हुआ था, और 2 अक्टूबर को ये सबसे पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये जो अभी एनटीपीसी का हम लोग एग्जाम हुआ था, टियर 1 सीबीटी 1, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, और हमारे ही एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, आपसे एसबीआई की भी स्थापना वर्ष पूछ ले तो आप ये याद रखेंगे कि इसमें जो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। हमने ये देखा कि आरबीआई की स्थापना 1935, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो क्या है वह नरसिम्हन समिति के सिफारिशों पर की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। देखिए जो भारत के संविधान में कब जोड़े गए थे, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और कहाँ से ली गई थी, तो ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, आप लोग इसे रसिया भी कह सकते हैं, रसिया जो है वहाँ से ली गई थी मौलिक कर्तव्य। और ये जोड़ा कब गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, ये मूल रूप से पहले क्या थे, 1976 में जब जोड़े गए थे तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य था वो 10 था, लेकिन फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन में किया गया वहाँ, और वहाँ पे हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, 1 बढ़ा दिया गया, और अभी ये 11 है। आपसे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था। तो देखिए जो LIGO है, LIGO का फुल फॉर्म होता है लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। ये LIGO क्या है, LIGO के द्वारा ही ये पता लगाया जाता है गुरुत्वीय तरंग, और ये 2016 में सबसे पहले पता लगाया गया था। और जो LIGO है वह दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वीय तरंगों को पता लगाने वाली वेधशाला भी है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो देखिए जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो या तो 6 वर्ष तक बने रहेंगे, या अगर उनकी 65 वर्ष की आयु हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो वहाँ तक बने रहते हैं। अच्छा दोस्त, ये भी जान लीजिए कि जो अभी हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो सुशील चंद्रा है। आशा करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हुए होंगे, और 25 क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी इसमें और भी जो अलग अलग से जो हम लोग व्याख्या किए हैं, आप लोग उसको भी ध्यान रखेंगे, ताकि जो आगामी एग्जाम होने वाला है CHSL का, उसमें ये नहीं यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्त, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।